हेलो गाइस, आई एम कोमल बलाला। 5 डेज जीके कैप्सूल की सीरीज में आज हम देखेंगे 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए 9928001400 पे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसे अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल भी कहा जाता है। तो ये इंडिया की फर्स्ट एवर अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड में। ओके, ये जो केबल सिस्टम होगा ये किस लिए किया है? ताकि इंटरनेट स्पीड फास्ट रहे और जो क्या होता है कि तारों का जो जाल होता है ना, उससे छुटकारा मिल सके अपन को। ओके, ये 2312 किलोमीटर लॉन्ग सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट है जो बेसिकली चेन्नई को कनेक्ट करेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। CANI। इससे क्या होगा कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी रहेगी। 400 Gbps फॉर पोर्ट ब्लेयर एंड 200 Gbps फॉर अदर आइलैंड्स। इससे ये कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो, मोबाइल के लिए और इंटरनेट सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर के अलावा इसमें अदर आइलैंड्स को भी कवर किया जाएगा। वो है स्वराज द्वीप, हैवलॉक का लॉन्ग आइलैंड हो गया, लिटिल अंडमान हो गया, कैमोटा हो गया, कार निकोबार हो गया, ग्रेटर निकोबार हो गया। ओके, अब है SPT 04147। बेसिकली ये क्या है? गैलेक्सी है। यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन रेज कर लेता है, चाहे आरपीएससी हो, कि ये हाल ही में न्यूज़ में रहा था ये क्या है। तो ये क्या है? एक गैलेक्सी है, बहुत दूर है। इट टुक बिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स लाइट टू रीच अर्थ। ठीक है, इसकी जो इमेज ली गई है वो बेसिकली देखा जाए तो एक गैलेक्सी से ही ली गई है। इसे पिक किसने किया है? इस इमेज को अल्मा रेडियो टेलीस्कोप है, कहाँ का? चिली का। उसने एक टेक्निक को यूज करके इसकी इमेज ली है। उस टेक्निक का नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसमें क्या होता है बेसिकली एक नियर बाय जो गैलेक्सी होती है ना, वो पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करती है। दिस वॉज व्हेन यूनिवर्स वॉज 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जस्ट 10% ऑफ इट्स करंट एज। और गैलेक्सीज आज भी बन रही है। इसके जो फीचर्स है अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, उसी से मिलते जुलते हैं। ओके, एक रोटेटिंग डिस्क है, एक बल्ज है, which is the high density of stars packed tightly around the galactic center. Okay. अब है AR2770 सन स्पॉट्स। देखो सन स्पॉट्स क्या होता है? बेसिकली सन के ऊपर एक एरिया है जो कि सरफेस पे डार्क दिखता है, लेकिन जो मतलब है ना ठंडा है अपने आसपास के एरिया से। ओके, तो सन स्पॉट इज एन एरिया ऑन द सन दैट अपीयर्स डार्क ऑन द सरफेस एंड इज रिलेटिवली कूलर देन सराउंडिंग पार्ट्स। ओके, इसका जो डायमीटर है वो है 50,000 किलोमीटर। आर द विजिबल मार्कर्स ऑफ द सन्स मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मतलब देखा जाए तो एक ब्लैंकेट बनाता है जो कि सोलार सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन से। ओके, तो सन स्पॉट्स आर द एरियाज वेयर द स्टार्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, अराउंड 2500 टाइम्स मोर देन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब मैसिव सन स्पॉट ग्रुप AR2770 was observed using images of sun's surface from NASA's Solar Dynamics Observatory. ओके, मतलब क्या है कि ये जो है ना एक ग्रुप है, बेसिकली सन स्पॉट का ग्रुप है, उसका नाम है AR2770। किसके थ्रू लिया गया है? नासा की जो ऑब्जर्वेटरी है, सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी, उसके थ्रू। सन स्पॉट्स में रिलीज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इन टर्न विल लीड टू सोलर फ्लेयर्स, मतलब और चमक बढ़ा देता है। ओके, सूरज की जो चमक है ना वो और बढ़ जाती है। अब है माउंट सिनाबंग। एक्चुअली ये क्या है? न्यूज़ में इसलिए रहा था, ये इंडोनेशिया का एक्टिव वॉल्केनो है जो कि इरेप्ट हुआ है रिसेंटली। तो ये कहाँ का है? इंडोनेशियाज एक्टिव वॉल्केनो माउंट सिनाबंग।
कैन इरेप्ट, मतलब वॉल्केनो कब होता है, जब मैग्मा जो होता है, ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ मैंटल मेल्ट राइजेस टू द सरफेस। अब मैग्मा जो है वो सॉलिड रॉक से लाइट होता है, तो वो ऊपर उठने लग जाता है, किसके थ्रू, जो वैंट्स होते हैं ना, वैंट्स एंड फिस्कर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो उठने लग जाता है, और जैसे ही वो बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है, लावा बन जाता है। ओके, नॉट ऑल वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं ना वो सारे के सारे एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं, उनका जो एक्सप्लोजन है वो डिपेंड करता है कि मैग्मा का कंपोजिशन क्या है। तो इंडोनेशिया जो है वो होम है, वहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं, क्योंकि उसकी पोजीशन किस पे है, रिंग ऑफ फायर पे है, और द सरकम पैसिफिक बेल्ट पे है, विच इज़ एन एरिया अलोंग द पैसिफिक ओशियन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वॉल्केनोज एंड फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स। ओके, तो माउंट सिनाबंग कहाँ का है, इंडोनेशिया का। ओके, कृषि मेघ, देखो ये क्या है, बेसिकली देखा जाए तो एक डेटा रिकवरी सेंटर है। किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, ठीक है, इज द नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। देखा जाए तो ये क्या है, एक स्टेप है डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ। इट एम्स टू प्रोटेक्ट द प्रीशियस डेटा ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रीमियर रिसर्च बॉडी ICAR। इसे कहाँ सेटअप किया गया है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इन हैदराबाद। किसके अंदर, नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। और फंड कौन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक दोनों के दोनों कर रहे हैं। अब जो डेटा रिकवरी सेंटर यहाँ जो सेटअप किया है NAARM में, उसे सिंक्रोनाइज करेंगे विद द डेटा सेंटर एट द मेन डेटा सेंटर ऑफ द ICAR, जो कि कहाँ पे है, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में। इसका मेन एम क्या है, मिटिगेट द रिस्क, क्वालिटी को एनहांस करेगा, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ई गवर्नेंस, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड एजुकेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ओके, इंपॉर्टेंट है। और इट वुड डिप्लॉय मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, जैसे कि ई ऑफिस हो गया, ICAR ERP हो गया, एजुकेशन पोर्टल हो गया, KVK पोर्टल हो गया, एंड मोबाइल एप्स। ओके, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0, बेसिकली ये क्या है, किसने लॉन्च किया है इसे, ये जो है ना एक अटल इनोवेशन मिशन का इनिशिएटिव है। ओके, जो कि अटल इनोवेशन मिशन किसका इनिशिएटिव है, नीति आयोग का। तो अटल इनोवेशन मिशन ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलके ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हाल ही में एम ने किसके साथ मिलके स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है, तो किसने किसके साथ मिलके, डेल टेक्नोलॉजीज। एक क्वेश्चन तो ये। अब अटल इनोवेशन मिशन किसका इनिशिएटिव है, सेकंड क्वेश्चन नीति आयोग का। ओके, एम जो है उसका मोटो है अटल टिंकरिंग लैब स्टैब्लिश करना स्कूल्स में अक्रॉस इंडिया विद ए विजन टू कल्टिवेट 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज मॉडर्न इनोवेटर्स। अब SEP जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स को अलाउ करेगी कि वो ATL के इनोवेटर बने और डेल वॉलंटियर के साथ मिलके काम करें। तो जो डेल टेक्नोलॉजीज है वो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को, जिसमें मेंटोर सपोर्ट होगा, प्रोटोटाइपिंग होगी, टेस्टिंग सपोर्ट होगा, एंड यूजर फीडबैक होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा, पेटेंटिंग ऑफ आइडियाज होंगे, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट होगा, एज वेल एज लॉन्च सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब है बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। देखो ये सब जैसे आपने एल नीनो, ला नीना, ये सब अपन ने सुना है, उसी टाइप का ये कंसेप्ट है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मॉनसूनल वेदर होता है ना उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक बेसिकली मूवमेंट ऑफ कन्वेक्शन, मतलब हीट फ्रॉम द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन से हीट किधर जा रही है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तरफ। एवरी मतलब 10 से 50 दिन, हर 10 से 50 दिन के बीच में ड्यूरिंग द मॉनसून, जून से सितंबर के बीच में। ओके, तो BSI
BSO जो है ऑफ द एशियन समर मॉनसून इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इन द ग्लोबल मॉनसून सिस्टम। मतलब जो अपन देखते हैं कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन में क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं ना, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है BSISO है। रिसर्चर्स जो है इनक्योस मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद हैव रिपोर्टेडली फाउंड ए वे टू बेटर, मतलब उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है कि कैसे BSISO को बेटर फोरकास्ट किया जाए। ओके तो दे फाउंड दैट वेव्स इंड्यूस्ड बाय active phases of BSISO are nearly 0.5 meters higher than those which occur during other phases of BSISO। अब एक्टिव फेज कब होगा? जून से अगस्त के बीच में, जिसमें मॉनसून विंड एनहांस हो जाती है, तो उसके साथ साथ ही सरफेस विंड भी एनहांस हो जाती है। अदर फेसेस जिसमें हाई वेव एक्टिविटी रहती है इन द नॉर्थ इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। अगर अपन इसे कंपेयर करें मेडन जूलियन ऑसिलेशन के साथ तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, साथ ही साथ ये नॉर्थवर्ड प्रोपगेशन है इसका, और वेरिएबिलिटी जो है वो इक्वेटर से और फर्दर एक्सटेंड हो रही है। ओके तो वेव जो फोरकास्ट एडवाइजरीज है बेस्ड ऑन द BSISO वुड बी मोर यूजफुल फॉर एफिशिएंट कोस्टल एंड मैराइन मैनेजमेंट। ओके अब है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, जैसे अपन ने लास्ट देखा है अभी BSISO उसी टाइप का ये भी है, लेकिन ये क्या है? एक ओशनिक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है जो कि वेदर एक्टिविटी को पूरे ग्लोब में अफेक्ट करता है। ये मेजर फ्लक्चुएशन लेके आता है किसमें? ट्रॉपिकल वेदर ऑन वीकली से लेके मंथली टाइम स्केल पे। इट कैन बी डिफाइंड एज एन ईस्टवर्ड मूविंग पल्स ऑफ क्लाउड, मतलब पूर्व की तरफ जो है ना बादल जा रहे हैं। रेनफॉल मतलब बारिश, विंड प्रेशर नियर द इक्वेटर दैट टिपिकली जो कितने आती है? हर 30 से 60 दिन के बीच में आती है। ये एक ट्रैवर्सिंग फिनोमेना है और इंडियन और पैसिफिक ओशियन में बहुत प्रोमिनेंट फिनोमेना है। इसके दो पार्ट्स है या दो फेसेस है, एक तो एनहांस्ड रेनफॉल फेस और एक सप्रेस्ड रेनफॉल फेस। देखो क्या होता है, एक अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो एक जगह तो बहुत बारिश हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि बारिश कम हो जाएगी। तो एनहांस्ड रेनफॉल फेस में क्या होगा? विंड एट द सरफेस कन्वर्ज हो जाती है, फिर एयर जैसे ही पुश्ड अप होती है थ्रू द एटमॉस्फेयर तो ज़्यादा बारिश होती है। और सप्रेस्ड में क्या होता है कि जो विंड है ना वो कन्वर्ज हो जाती है ऊपर, फिर एयर सिंक हो जाती है। जैसे ही सिंक होगी तो वो क्या होती है? डाइवर्स होती है, कन्वर्ज नहीं होती है, डाइवर्स होती है। अगर वो डाइवर्स हो रही है और हाई एल्टीट्यूड पे एयर सिंक हो जाती है तो वो क्या होगी? वार्म और ड्राई हो जाती है, मतलब सूख जाती है, तो इससे रेनफॉल मतलब बारिश जो है वो कम हो जाती है। जैसे अपन इंडियन ओशन डाइपोल पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, उसी टाइप से मेडन जूलियन ऑसिलेशन भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। तो इंडियन ओशन डाइपोल हो, एल नीनो हो या फिर ला नीनो हो, ये सारे के सारे ओशनिक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है जो कि वेदर को लार्ज स्केल पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आईओडी जो है वो केवल इंडियन ओशन पे ही पर्टेन है, लेकिन अदर जो टू है चाहे एल नीनो हो चाहे एमजीओ हो, है ना, ये मतलब पूरे के पूरा जो ग्लोबल है ना उसको अफेक्ट कर रहे हैं मिड लैटिट्यूड्स में। ओके, आईओडी एंड एल नीनो रिमेन ओवर देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे ही रहते हैं वो, ठीक है, जबकि एमजीओ जो है वो एक बेसिकली ट्रैवर्सिंग फिनोमेना है, मतलब फैलता ही रहता है। ओके, OSOWOG देखो इसकी फुल फॉर्म है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। देखो सूर्य तो एक ही है, तो एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड ऐसा बनाना चाह रहे हैं। तो क्या है, एक प्रपोजल है जिसे इनवाइट किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे मई 2020 से। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, और जो फर्स्ट असेंबली हुई थी आईएसी की, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ये बेसिकली क्या है, इंडिया का इनिशिएटिव है जो कि टू बिल्ड ए ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, जैसे क्या है, आप ये जो अरब वर्ल्ड है, जैसे जो ये पेट्रोल वाली जो सारी कंट्रीज़ का जो एक बना हुआ है ना, एक ग्रुप बना हुआ है,
उसी टाइप से एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंटरकनेक्ट हो, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट जो है वो डेवलप करेगा वर्ल्ड बैंक का टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम दैट इज इम्प्लीमेंटेड टू एक्सेलरेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। ये 3 फेज में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है तीनों। सबसे पहले क्या होगा, इंटरकनेक्टिविटी विद इन द एशियन कॉन्टिनेंट। सबसे पहले आसपास के एशिया जो है उसको कनेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद अफ्रीका को जोड़ा जाएगा, देन लास्टली पूरे वर्ल्ड को जोड़ा जाएगा। तो ये एक देखा जा सकता है कि एक इंडिया का काउंटर मेजर है अगेंस्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जैसे वो बेल्ट एंड रोड से सबको कनेक्ट कर रहा है ना, वैसे ही चाइना इसके थ्रू सबको इंडिया इसके थ्रू सबको कनेक्ट कर रहा है। चाइना तो बेल्ट एंड रोड के थ्रू और इंडिया OSOWOG के थ्रू। ओके, सार्थक क्या है, ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है। फोर्थ इन द सीरीज ऑफ 5 OPVs डिप्लॉयड किसने किया है, कोस्ट गार्ड ने, मेरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। इसमें 8 नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, सेंसर है, मशीनरी है, ठीक है। अब है नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, किसने लॉन्च किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ड्राफ्ट जो अपनी अभी पॉलिसी आ रही है डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020, उसमें इसका एस्टैब्लिशमेंट है बाय द सर्विस हेडक्वार्टर्स। ये बेसिकली 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें फर्स्ट है नवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, जो क्या करेगी, इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन दोनों एस्पेक्ट को साथ में लेके आएगी और एक डायरेक्टिव्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। फिर वर्किंग ग्रुप होगा किसके अंदर, NTAC के अंदर, जो कि प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करेगा। एंड द थर्ड इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल होगा, जो कि बेसिकली क्या करेगा, इमर्जिंग डिसरप्टिव जो टेक्नोलॉजीज है उनका इंडक्शन करेगा इन एन एक्सेलरेटेड टाइम फ्रेम में। तो NIIO puts in place dedicated structures for the end user to interact with किसके साथ, academia के साथ भी and industries के साथ भी, towards fostering innovation and indigenization for self-reliance in defense. Okay? अब है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। अभी किसने लॉन्च किया था, मोदी ने। अभी जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने काफ़ी बारे में बताया कि आउट ऑफ 130 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन में से केवल 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं। तो टैक्स पेयर केवल 1.5 करोड़ लोग हैं। तो उन्होंने इस को बढ़ाने की बात कही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दे। तो उसके लिए उसी मतलब टैक्स जो पेयर्स है उसको एनहांस करने के लिए उन्होंने 3 सिस्टम्स लॉन्च किए। एक है फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील फैसिलिटी एंड टैक्स पेयर्स चार्टर। फेसलेस असेसमेंट में क्या होगा कि जो रिटर्न की स्क्रूटिनी टैक्स पेयर हो करता है ऑफ मतलब टैक्स पेयर के रिटर्न की स्क्रूटिनी विल जो टैक्स ऑफिसर करता है वो रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, so this will do away the need for any face to face contact between taxpayer and tax official। इससे क्या हो जाएगा, कोहर्जन के चांसेस, रेंट सिंकिंग के चार्जेस रेंट सीकिंग के चार्जेस कम हो जाएंगे, वही करप्शन कम हो जाएगा। तो द मूव इज एक्सपेक्टेड टू ईज द कंप्लायंस बर्डन फॉर एसेसर्स एंड रिवार्ड द हॉनेस्ट टैक्स पेयर हु प्लेज ए बिग रोल इन नेशन building. It helps to maintain the privacy and confidentiality of income taxpayers. अब assessment system जो होगा वो eliminate कर रहा है corrupt practices by doing away with the territorial jurisdiction of income tax officers. Faceless appeal में क्या होगा कि जो मतलब जो सारे citizens को available है कब से हो जाएगी, 25 सितंबर से। फेसलेस अपील सिस्टम जो होगा टैक्स पेयर को अलाउ करेगा कि वो टैक्स ऑफिशियल के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकता है विदाउट द नीड ऑफ मेकिंग ए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। टैक्स पेयर का चार्टर किस में अनाउंस किया था, बजट 2021 में बाय आवर रेस्पेक्टेड फिनेंस मिनिस्टर ने। अब चार्टर जो है वो बेसिकली आउटलाइन कर रहा है कि हॉनेस्ट टैक्स पेयर के क्या क्या राइट्स है और क्या क्या ड्यूटीज़ है। उसके साथ साथ ही ये टैक्स डिपार्टमेंट के कमिटमेंट को भी डिफाइन कर रहा है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है टैक्स पेयर से उसको भी डिफाइन कर रहा है। ये एक स्टेप है टूवर्ड्स ब्रिंगिंग टुगेदर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द टैक्स पेयर एंड एज वेल एज फिक्सिंग द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द टैक्स पेयर। ओके, चाइल्ड लेबर। अभी क्या हुआ, ILO की एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 182,
जिसका नाम है वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, उसको यूनिवर्सल रैटिफिकेशन मिल गया है। किसके बाद? आफ्टर द किंगडम ऑफ तोंगा रेटिफाइड द सेम। अब यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मतलब होता है कि जितने मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, सब ने रेटिफाइड कर दिया है। तो कन्वेंशन नंबर 182 हैज रिसीव्ड रेटिफिकेशन फ्रॉम ऑल द 187 मेंबर्स ऑफ आईएलओ। अब चाइल्ड लेबर क्या है? आईएलओ ने चाइल्ड लेबर को डिफाइन किया है एज वर्क जो कि चिल्ड्रन को, मतलब जो बच्चों को उसके बचपन से छीन लेता है, उसकी पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है, उसकी डिग्निटी नहीं रहती है, एज वेल एज उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाता है, वो सारा वर्क। इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज स्लाइटली मोर देन 1 in 4 चिल्ड्रन वो चाइल्ड लेबर में इंगेज्ड है, जो कि उनकी सेहत और डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक है। द इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एसडीजी का जो गोल्स है अपने, उसमें टारगेट है 8.7। यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 2021 जो साल है वो चाइल्ड लेबर को बिल्कुल ख़त्म करना है, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब कन्वेंशन नंबर 182 जो है वो आईएलओ ने अडेप्ट की है बाय मेंबर स्टेट्स, जिनकी मीटिंग हुई थी जेनेवा में इन 1999। इट एम्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, जो भी बेकार तरीके हैं चाइल्ड लेबर से उनसे बच्चों को बचाना, जिसमें स्लेवरी हो गई, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ट्रैफिकिंग हो गई, या जैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अपन देखते हैं जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनमें क्या होता है कि छोटे बच्चों को ही आर्म्स मतलब है ना हाथ में थमा दिए जाते हैं बजाय कि पेन पेंसिल के, ठीक है, उनको डायरेक्ट बंदूक दे दी जाती है, एज वेल एज अदर कंडीशंस दैट कॉम्प्रोमाइज देयर ओवरऑल वेलबींग। ओके, अब है एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर ट्राइबल को अपन ने सशक्त कर दिया तो इंडिया तो ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगा। तो ये क्या है? एक ऑनलाइन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है जिसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। इसे डेवलप किया है सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड जो होगा वो बेसिकली एक इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शो करता है अपडेटेड एंड रियल टाइम डिटेल्स ऑफ 11 स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर अचीविंग एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके साथ साथ ही 5 स्कॉलरशिप स्कीम जो है मिनिस्ट्री की, उनकी परफॉर्मेंस को भी कैप्चर करेगा, जहां पे हर साल अबाउट 30 लाख अंडर प्रिविलेज्ड एसटी बेनिफिशरीज रीप बेनिफिट टू द ट्यून ऑफ INR मतलब इंडियन रुपीज़ 2500 करोड़। इसके साथ साथ ही ये फंक्शनल स्कूल की डिटेल भी बताएगा जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्कीम के तहत आते हैं। ये NGOs की डिटेल को भी मैप करेगा, फंड कितना दे रहे हैं और उनसे कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है उनकी डिटेल्स भी मैप करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ रिसेंटली गॉट 66th स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल थ्रू IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स अंडर द गाइडेंस ऑफ DBT मिशन। ओके, देखो अपना देश वेबिनार किसका है? ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक वेबिनार सीरीज कंडक्ट की है, उसका नाम है देखो अपना देश। ये एक एफर्ट है जो बेसिकली इंडिया की रिच डाइवर्सिटी है उसको शो कर रहा है अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत। तो द वेबिनार सीरीज वे प्रेजेंटेड इन टेक्निकल पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट, जो किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एज ए पार्ट ऑफ 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ए वेबिनार lesser known stories of India's struggle against the British was conducted। अब इस जो वेबिनार है इन्होंने हिस्टोरिक इवेंट्स को भी बताया है, प्लेसेस भी बताई है, पर्सनालिटीज़ भी बताई है। देखो जैसे कुछ 4-5 यहाँ पे मैंने लिए हैं। वेलू नंचिया जो कि क्वीन मतलब रानी थी कहाँ की? शिवगंगा की, ठीक है। बेंजामिन हॉर्नीमन ब्रिटिश एडिटर है। रोयपुरम रेलवे स्टेशन सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है हॉल ऑफ द इंडिया का क्या है? रोयापुरम रेलवे स्टेशन। मद्रास रेजिमेंट ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, जिसे बनाया था मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस ने। ओके, अब है ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल पोर्टल। क्या नाम है उसका? स्वास्थ्य। किसने लॉन्च किया है?
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल पोर्टल है। बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन है किसके लिए? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसे लॉन्च किया है या डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने पिरामल स्वास्थ्य के साथ मिलके। ओके इसमें डैशबोर्ड होगा, नॉलेज की रिपोजिटरी होगी, पार्टनर सेगमेंट होगा, सिकल सेल डिसीज सपोर्ट सेंटर भी होगा। ये पोर्टल जो है वो रिसर्च स्टडीज़ करेगा, इनोवेशंस करेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन ट्राइबल कम्युनिटी क्यूरेटेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज रिलेटेड टू ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मतलब क्या होता है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या होता है, उनके पास बहुत सारे ऐसे उपचार होते हैं जिससे वो सही हो जाते हैं। इन एडिशन द SCD सिकल सेल डिसीज सपोर्ट सेंटर अवेलेबल इन द पोर्टल वो पीपल को एनकरेज करेगा विद सिकल सेल डिसीज और ट्रेड टू रजिस्टर देमसेल्स। इसे मैनेज कर रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉलेज मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एस्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद पिरामल स्वास्थ्य मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो स्वास्थ्य किसका है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का। अब है सृजन पोर्टल, सर्जन जैसे करते हैं ना अपन, इसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। वन स्टॉप शॉप है, एक तरीके से ऑनलाइन पोर्टल है जो कि वेंडर्स को एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू टेक अप आइटम जो वो इंडिजनाइजेशन के लिए मतलब ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। परसुएंट टू आत्मनिर्भर भारत अनाउंसमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने एक इंडिजनाइजेशन पोर्टल लॉन्च किया है। मेक इन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है इन डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, तो ये जो पोर्टल होगा बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन देगा उन आइटम्स में दैट कैन बी टेकन अप फॉर इंडिजनाइजेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर। ऑन दिस पोर्टल DPSUs हो गए कैन डिस्प्ले देयर आइटम जो उन्होंने इंपोर्ट किए हैं या फिर वो इंपोर्ट कर रहे हैं, विच द इंडियन इंडस्ट्री, फिर वो इंडियन इंडस्ट्री डिज़ाइन कर सकती है, डेवलप भी कर सकती है, मैन्युफैक्चर भी कर सकती है उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, या फिर जॉइंट वेंचर विद OEMs। इंडियन इंडस्ट्री जो है वो इंटरेस्ट अपना शो करे द कंसर्न DPSUs OFBs बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द आइटम, और उनकी गाइडलाइन क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, विल इंटरैक्ट विद द इंडियन इंडस्ट्री फॉर इंडिजनाइजेशन। बेसिकली देखो इन्होंने क्या किया था कि अभी नेगेटिव लिस्ट में 101 आइटम्स को डाल दिया था, तो अब अपन को क्या करना, खुद को तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो उसमें अपन डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर कैसे बने, तो उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में क्या होगा कि जो भी अपन आइटम इंपोर्ट करते हैं तो वो वहाँ रखा जाएगा। क्या अब फिर देखा जाएगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है क्या वो बना सकते हैं वैसा प्रोडक्ट, अगर बना सकते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाके लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय, जय हिंद।